फ्रेंड, तो आज जो आपका 19 जून की सेकंड शिफ्ट का एग्जाम था उसके क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ। तो सबसे लाइक जरूर कर देना, इतनी मेहनत से आपके लिए जो क्वेश्चन और वही क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं जो यहाँ पे स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर किए हैं और जो जो एग्जाम में आए थे, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिया है। तो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपके पास है जो नेक्स्ट शिफ्ट का भी रिव्यू आता रहे और बेल आइकन प्रेस कर देना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। और आप भी अगर कोई भी शिफ्ट का एग्जाम दे के आते हो तो आप क्वेश्चन यहाँ पे जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स के माध्यम से है जो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 2025 में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किस राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया। तो 2025 में जो भारत का 58वां टाइगर रिजर्व है वो किस राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया था। तो ये किया गया था माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, जो 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था 2025 में। और इसी के साथ भारत में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और टाइगर संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की भी शुरुआत 1973 में की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत अगर पूछ ली जाए तो कब की गई थी, 1973 में की गई थी। तो इम्पोर्टेंट जो भी यहाँ पे जो रिलेटेड डाटा आपको बता रहा हूँ वो आपको ध्यान में रख के चलना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो वहीं से घुमा के फिरा के वहीं से उसी टॉपिक से पूछ लिए जा रहे हैं। तो आपको जो इम्पोर्टेंट डाटा यहाँ पे मैं बता रहा हूँ वो भी आपको साथ साथ में है जो ध्यान से देखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है किसी राज्य में आंगल भारतीय सदस्य को विधानसभा में नामित करने का राज्यपाल का विशेष प्रावधान किस संविधान संशोधन के बाद समाप्त हुआ था। तो आंगल भारतीय सदस्य को है जो विधानसभा में नामित करने का राज्यपाल का जो विशेष प्रावधान था वो 104वां संविधान संशोधन 2020 में समाप्त कर दिया गया था। जो 104वां संविधान संशोधन था 2020 में, उसमें यहाँ पे समाप्त कर दिया गया था। और इस संशोधन के बाद है जो विधानसभा में आंगल भारतीय समुदाय के नामांकन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। और इस जो संशोधन हुआ था इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC ST के आरक्षण को 2030 तक यहाँ पे बढ़ा दिया गया था, जबकि आंगल भारतीय समुदाय के नामांकन का प्रावधान समाप्त कर दिया गया था। तो ये आरक्षण का भी आपको याद रखना है कि 2030 तक है जो SC ST आरक्षण बढ़ा दिया गया था। कौन सा संविधान संशोधन में, 104वें संविधान संशोधन में। यहाँ पे फ्रेंड्स है कि चोल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में गांव के स्वशासन का प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है। जो चोल साम्राज्य था उसकी प्रशासनिक व्यवस्था में गांव के स्वशासन का प्रमाण कौन से अभिलेख से मिलता है। तो ये मिलता है उत्तर मेरूर अभिलेख से, उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलता है। और उत्तर मेरूर अभिलेख से पता चलता है कि चोल काल में ग्राम सभाएं हैं जो संगठित रूप से कार्य करती थी और स्थानीय प्रशासन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और इसमें सदस्यों के चयन की प्रक्रिया और उनकी योग्यता का भी उल्लेख मिलता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखती है, सदस्यों के चयन की प्रक्रिया और योग्यता का उल्लेख कौन से अभिलेख में मिलता है। ये तो चोल साम्राज्य का जो उत्तर मेरूर अभिलेख था उसमें मिलता है। और यह अभिलेख कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। और इसमें चोल प्रशासन का महत्वपूर्ण इसे स्रोत माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भारतीय संसद में क्या अधिकार प्राप्त है। जो भारत के महान्यायवादी है उनको क्या अधिकार प्राप्त है। तो वे दोनों सदनों, संसद के दोनों सदनों और उनकी समितियों में की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान का अधिकार यहाँ पे नहीं है। यानी कोई भी संसद की अगर कार्यवाही होती है तो दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं महान्यायवादी, लेकिन वोटिंग यहाँ पे नहीं कर सकते, वोटिंग का अधिकार उन्हें नहीं है। और महान्यायवादी है वो भारत सरकार के क्या है, सर्वोच्च विधिक सलाहकार है। यानी कोई भी कानूनी मामले में जैसे हम लॉयर करते हैं तो वैसे ही गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से महान्यायवादी है जो यहाँ पे गवर्नमेंट का एक लॉयर समझ लीजिए और एक विधिक सलाहकार समझ लीजिए, वो है महान्यायवादी। और उन्होंने क्या है, संसद की कार्यवाही में भाग लेने और कानूनी मामलों पर राय देने का अधिकार है, लेकिन वे सांसद नहीं है तो इन्होंने वोट नहीं दे सकते, वोट देने का अधिकार इनको नहीं है। महान्यायवादी की अगर नियुक्ति पूछ ली जाए तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान है। और नेक्स्ट क्वेश्चन
पे चलते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक यहाँ पे ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत सारे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि लाइक ज़रूर कर दिया करो, ताकि हमारा भी है जो मोटिवेट बना रहे और आपको नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है जो ऐसे ही उपलब्ध करवाते रहें। तो नेक्स्ट है यहाँ, बाबर नामा के लेखक कौन थे? तो बाबर नामा के लेखक बाबर थे, और ये क्या है, बाबर की आत्मकथा है, जिसे मूल रूप से क्या है, चगताई तुर्की भाषा में लिखा गया है। तो इसका अनुवाद बहुत पूछा जाता है कि जो बाबरनामा का फारसी अनुवाद है वो किसने किया था? तो ये किया था अब्दुल रहीम खाना ने करवाया था। बाबरनामा का फारसी जो अनुवाद था वो अब्दुल रहीम खाना के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स, सत्रिया शास्त्रीय नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य है, शायद एसएससी में भी ये पूछा गया था एक बार। जो सत्रिया शास्त्रीय नृत्य है वो असम राज्य से संबंधित है। और सत्रिया नृत्य की अगर शुरुआत पूछ ली जाए तो ये 15वीं से 16वीं शताब्दी में संत एवं समाज सुधारक श्रीमानता ने असम के वैष्णव मठों में की थी। जो श्रीमानता था उनके द्वारा यहाँ पे जो 15वीं से 16वीं शताब्दी में सत्रिया की शुरुआत की गई थी, और लंबे समय तक केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक ही सीमित रहा था, लेकिन बाद में इसे व्यापक पहचान मिली और वर्ष 2000 में इसे है जो भारत की शास्त्रीय नृत्य शैलियों में आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया गया। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सत्रिया को है जो शास्त्रीय नृत्यों में कब शामिल किया गया? तो ये किया गया था आपके 2000 में, सन 2000 में है जो इसको शामिल किया गया था। और सत्रिया भारत के 8 मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, और इसका विकास कहाँ हुआ है? असम के वैष्णव स्तरों या वैष्णव मठों में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेंड्स है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 123 है वो किससे संबंधित है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये 123। इसी के तहत क्या करता है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मान लो संसद का जो लोकसभा का या राज्यसभा का यहाँ पे कोई भी सत्र नहीं चल रहा है, और उस स्थिति में आपको इमरजेंसी अगर कोई कानून बनाना है तो कैसे बनाना है? तो वो क्या करता है, उस टाइम अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति क्या करता है, एक अध्यादेश जारी कर देता है। और वो अध्यादेश की उतनी ही पावर होती है जितनी जैसे संसद का जो कानून होता है, जैसे संसद है जो संशोधन करके कोई कानून बनाती है, उसी टाइप का है जो अध्यादेश का यहाँ पे प्रभाव होगा। और अध्यादेश कब तक चलेगा? तो ये तब तक चलता है जब तक यहाँ पे संसद का स्तर, नेक्स्ट जो स्तर है संसद का, वो आयोजित ना हो जाए। जैसे ही संसद का जो नेक्स्ट यहाँ पे स्तर है वो आयोजित हो जाता है, संसद का स्तर जो चालू हो जाता है, तो उसके बाद अध्यादेश है जो समाप्त हो जाता है। तो यही है अनुच्छेद 123। तो अनुच्छेद 123 के तहत क्या करता है, भारत का जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी करता है। तो यहाँ पे मैंने लगभग बता दिया आपको कि जब संसद का कोई सत्र न हो और तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। और बाद में संसद की मंजूरी आवश्यक होती है, यानी संसद का जब सत्र होता है तो या तो इसको मंजूरी दे दो, नहीं तो इसको समाप्त कर दो। और संसद के पुनः मिलने पर अध्यादेश है जो निर्धारित अवधि के भीतर अनुमोदित कराना आवश्यक होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेंड्स है कि 2025 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ इंडिया GHCI का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो वर्ष 2025 में हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम चालू की गई थी उसका उद्देश्य यहाँ पे पूछा गया था। तो ये था नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमाणित करना। जो नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादित होता है ग्रीन हाइड्रोजन, उसको प्रमाणित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और ये कब शुरू हुई थी? 2025 में। तो GHCI है ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम। तो इसका उद्देश्य था हाइड्रोजन को प्रमाणित करना। और यह योजना है जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से जुड़ी है। कौन से मिशन से जुड़ी है? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से जुड़ी हुई योजना है। और इसका उद्देश्य भारत को स्वच्छ हाइड्रोजन उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था फ्रेंड्स, आपके इंटरप्ट का मुख्य कार्य क्या है? इंटरप्ट का मुख्य कार्य क्या है? तो CPU का ध्यान वर्तमान कार्य से हटाकर किसी महत्वपूर्ण घटना या अनुरोध की ओर आकर्षित करना, यही इंटरप्ट का
मुख्य कार्य है। अगर इंटरप्ट का मुख्य कार्य पूछ लीजिए तो सीपीयू का मतलब जो मेन कार्य अभी सीपीयू कर रहा है उससे ध्यान हटाकर किसी अन्य कार्य की ओर आकर्षित करना, यही इंटरप्ट है। और जब कोई भी इनपुट डिवाइस या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तत्काल प्रोसेसिंग चाहता है तो वह क्या करता है, इंटरप्ट भेजता है, और सीपीयू पहले उस अनुरोध को संभालता है और फिर जो पूर्व कार्य होता है उस पर क्या कर देता है, वापस लौट जाता है। तो यही इंटरप्ट का कार्य होता है। इंटरप्ट यहाँ पे मुख्य दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो हार्डवेयर इंटरप्ट, एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। और इसके कारण सीपीयू है जो पहले आवश्यक कार्य पूरा करता है और फिर जो पुराने कार्य है उसमें लौट जाता है। यानी इंटरप्ट हम दो तरीके से दे सकते हैं, या तो हार्डवेयर से अगर कमांड देंगे या सॉफ्टवेयर अगर कोई कमांड देता है इमरजेंसी की तो इसे क्या कहते हैं, इंटरप्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था फ्रेंड्स, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। जो द्वितीय बौद्ध संगीति थी उसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था वैशाली में। ज़्यादा करके हम क्या पढ़ते हैं, जो प्रथम बौद्ध संगीति है उसी का आयोजन यहाँ पे सबने पढ़ रखा होगा, लेकिन ये बहुत कम लोगों ने यहाँ पे पढ़ रखा होगा द्वितीय बौद्ध संगीति। तो ये वैशाली में आयोजन हुआ था इसका। और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन है जो बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 100 वर्ष बाद वैशाली में हुआ था। और इसका प्रमुख उद्देश्य है जो संघ के अनुशासन से जुड़े मतभेदों का समाधान करना था। जो संघ में आपसी मतभेद थे उनको यहाँ पे समाप्त करना इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था द्वितीय बौद्ध संगीति का। और इसका आयोजन कहाँ पे, लगभग वैशाली में 383 ईसा पूर्व माना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स पूछा गया था, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक स्वयं को सिकंदर-ए-शाही यानी द्वितीय सिकंदर कहलाना पसंद करता था। तो कौन सा शासक था, वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी था वो खुद को सिकंदर-ए-शाही यानी द्वितीय सिकंदर कहलाना पसंद करता था। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैन्य अभियानों और साम्राज्य विस्तार के कारण सिकंदर-ए-शाही की उपाधि धारण की थी। और उसने बाजार नियंत्रण, मूल नियंत्रण और प्रशासनिक सुधारों के लिए प्रसिद्धि भी प्राप्त की थी। तो आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना है कि दिल्ली सल्तनत का जो अलाउद्दीन खिलजी का शासन कब से कब तक यहाँ पे रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स पूछा गया था आपका, 2025 में आयोजित वेव्स वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट की मेज़बानी किस भारतीय शहर ने की थी। तो ये की थी आपकी मुंबई ने। जो वेव्स समिट 2025 था उसका उद्देश्य क्या था, तो भारत को जो मीडिया, फिल्म, एनिमेशन, गेमिंग और डिजिटल मनोरंजन का वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना था। और इसमें अनेक देशों में उद्योग विशेषज्ञों ने भाग लिया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत किस संस्था के गठन का प्रावधान किया गया है। जो अनुच्छेद 263 है उसके तहत कौन से संस्था का गठन का प्रावधान यहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है आपके अंतर्राज्य परिषद का, इंटरस्टेट काउंसिल जो होती है उसका गठन यहाँ पे अनुच्छेद 263 के तहत किया गया है। और अनुच्छेद 263 के अनुसार है जो राष्ट्रपति राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाने, विवादों की जांच करने और नीतिगत विषयों पर चर्चा के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन करता है ये भी आपको ध्यान रखना है, ये करता है आपका राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना है जो कब हुई थी, 1990 में की गई थी। और इसका प्रमुख उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच में क्या है, समन्वय बढ़ाना है तथा अंतर्राज्यीय विवादों पर विचार विमर्श करना। यही जो अंतर्राज्यीय परिषद है, इंटरस्टेट काउंसिल है, इसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पे है। तो इस प्रकार ये फ्रेंड्स सारे जो भी क्वेश्चन यहाँ पे मैंने जो आए थे वो डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे नहीं शेयर हुए हो, तो जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बता देंगे। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपके पास है जो वीडियो आती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए